हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइपर स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरंभिक स्तर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, जो कि आपको पता है आपके एग्जाम लगे हुए हैं और एग्जाम की डेट भी आपको पता चल गई है कि किस किस दिन आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होना है। फिर एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होना है मेरे दोस्तों, वो आपका होना है 22, 23 और 24 को। इस कंडीशन में आप लोग अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो या फिर प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनको जरूर सॉल्व करना है, उनके क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए आरंभिक स्तर के यहाँ पर 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं आपके लिए लेकर गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके कुछ हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि समय कितना होता है, पूर्णांक कितने का होता है, और इनके जो नोट वगैरह दिए होते हैं उन सभी को हम लोग एक पेपर में, जो फर्स्ट पेपर में जाएंगे उसको पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जिससे आप अगर यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपके लिए उस पेपर में जो आप इसको पढ़ने में 5 मिनट लगा देंगे ना, उसका आपका टाइम का बचत हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। पेपर जो आपको होगा 2 घंटे का होगा और आपका पूर्णांक जो होगा वो 50 का होगा, जिनमें आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होंगे। अगर 24 ले आते हैं तो आपका फिर से बैक लग जाता है, जिससे आप बहुत लंबी चौड़ी आप लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। दूसरा यहाँ पर नोट दिया गया है, एक इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्नों का सही विकल्प छांट के आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बाकी अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनको लगभग 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्नों का लगभग 50 शब्दों में आंसर लिखना है। बट ये मायने नहीं करता है कि आप 30 शब्दों में लिख रहे हैं या फिर 50 शब्दों में लिख रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर दे, आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, आप कुछ और लिख रहे हैं, इस तरीके में आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं होगा, उससे मेल नहीं खाएगा, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 1 नंबर 1 प्रश्न होता है और यहाँ पर सम्मुख दिए भी गए हैं कि कितने कितने नंबर के हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। छोटे क्लास के बच्चों को भी पता होता है, 2, 3, 4, 5 वाले बच्चों को भी पता होता है इसका आंसर, है ना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव कौन कौन से होते हैं जब मनुष्य किसी चीज का उच्चारण करता है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूं तो उच्चारण कर रहा हूं, तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कंकाल की, दंत की, कंठ की, या उपरोक्त सभी की? तो भैया सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंठ की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कंकाल प्रॉपर एक होना ही चाहिए। दांत की आवश्यकता भी पड़ेगी, अगर दांत नहीं होंगे तो प्रॉपर हम वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, शब्द का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जो ध्वनि विज्ञान होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जैसा कि आपको पता है काफी सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर जो है वो आपको क्वेश्चंस में ही नजर आ जाएंगे। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो आपको पता है मेरे दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है। तो 3rd नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी मनुष्य के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, ना तो उसकी श्वास का अध्ययन किया जाता है, ना तो उसकी चीख का अध्ययन किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्य के मुख से निकली हुई ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर जो होते हैं वृत्ताकार स्वर होते हैं, अवृत्ता होते हैं, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ओष्ठाकृत के आधार पर जो स्वर होते हैं मेरे दोस्तों वो कितने होते हैं? आपको पता है यहाँ पर कितने होते हैं। तो वो आपको वृत्ताकार भी होते हैं और अवृत्ताकार भी होते हैं। इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। अगला हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन की व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में।
या 5 भागों में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने भागों में मेरे दोस्तों? 3 भागों में। कितने भागों में मेरे दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह क्या होते हैं? स्वर तंत्री में कंपन से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या मनुष्य श्वास की मात्रा से, या उपरोक्त सभी। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि स्वर तंत्री में कंपन से भी, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा भी, और श्वास की मात्रा से भी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर, जी हाँ, राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। निम्नलिखित में दंत व्यंजन है, ना है, क है, च है, या फिर ड है। निम्नलिखित में दंत व्यंजन की अगर यहाँ पर बात करेगा ना मेरे दोस्तों, तो दंत व्यंजन इसमें च, न, क या ड। 7 नंबर, बहुत सही। जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं चा, चा, ना तो नहीं होगा ना, चा होगा। तो चा कहाँ से निकल रहा है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। चा का उच्चारण स्थान तो मैंने आपको बता दिया ना, दंत। बाकी ना से कहाँ आ रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ना का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ का है। अगला, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने के में प्रयोग होता है अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, अर्ध विराम का, या विस्मयादि बोधक का। तो राइट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादि बोधक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ढा अक्षर किस वर्ग में आता है? का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो ढा यानी टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा। आपको पता है ना, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया, यानी कि ना तो का वर्ग में आ रहा, ना चा वर्ग में आ रहा, तो किस में आ रहा मेरे दोस्तों? टा वर्ग में आ रहा है। 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 संख्या है, सम है और विषम है, या फिर उपयुक्त दोनों? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 13 जो है वो संख्या है सम, विषम, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 13 जो है सम संख्या का मतलब होता है वो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 13 जो है वो आपकी संख्या 2 से विभाजित नहीं ना हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी भैया? यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? विषम संख्या हो जाएगी। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन की, अवरोही क्रम है ना, अवरोही क्रम है 11 9 7 5 2। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में आपको पता होगा, बताने की मेरे दोस्तों जरूरत नहीं है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाग की संक्रियाएं हैं, तो आपका भाज्य भी होता है, भागफल भी होता है, भाजक भी होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, पठन है। भाषा शिक्षण के पक्ष में पठन आता है, व्याकरण आता है, लेखन आता है, या उपरोक्त तो सभी आता है। तो राइट आंसर 13 नंबर के क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, चूंकि आपका इसमें लेखन, पठन और व्याकरण तीनों आ रहा है। अगला हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन की, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। लिपि संबंधी अज्ञानता, सही विराम चिन्हों का प्रयोग का अभाव, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, या उपरोक्त सभी। 14 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूंकि यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, लिपि संबंधी अज्ञानता, सही विराम चिन्हों का अभाव, ये तीनों हो जाएंगे। 99 में दहाई क्या है? तो 99 में इकाई और दहाई दोनों 9 है, इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके पीडीएफ टेलीग्राम पे चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगी, और आपको यहाँ पर उत्तर वगैरह भी जो देखने को मिल जाएंगे उस पीडीएफ में। फिलहाल इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अतिलघुत्री पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अतिलघुत्री पार्ट भी जो होता है हमारा एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, जो कि आपके सामने जो है क्वेश्चन के सामने नंबर जो है वो दिख रहा है। क्वेश्चन के सामने जो नंबर है मेरे दोस्तों वो दिख रहा है। चलिए
पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लेखन का अर्थ आपको बताना है। लेखन किसे कहते हैं, लेखन अर्थ बताइए। यानी कि लेखन अगर कहते हैं जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो यह अभिव्यक्ति लेखन कहलाती है, यानी लेखन कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अगर हम आप अपने भाव या अपने विचार हम आपको लिख करके अभिव्यक्त कर रहे हैं, लिख करके आपको बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम उसको अभिव्यक्ति लेखन के अंतर्गत रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां आपको लिखना है। कौन कौन सी? पहली श्रेणी स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा और ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। बहुत आसान है ये। अयोग वाक्य के 3 प्रकार आपको बताना है, तो अयोग वाक्य के 3 प्रकार तो आप इससे तो रूबरू हैं, अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। ये अयोग वाक्य के 3 प्रकार माने जाते, 3 प्रकार होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विकारी शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको सिंपल भाषा में लिख देना है कि वे शब्द जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी ऊपर नोट में, आप लोगों ने देखा होगा। क्या देखा होगा आप लोगों ने नोट में कि जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है उनको 30 शब्दों में लिखना है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बताइए अयोग वह 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार आपको लिख देना है, अनुनासिक, अनुस्वर, विसर्ग। यहाँ पे तो आपको 1, 2, 3 और 4 ही शब्द हुए, 3 शब्द कहाँ से लाएंगे? तो मैंने आपको बताया था ना कि यूजर जो है, सॉरी जो एग्जामिनर है वो सेटिस्फाई हो जाए आंसर से, तो बस उतना ही काफ़ी है। जैसे विकारी शब्द दिया गया, विसारी शब्द किसे कहते हैं, तो इसमें भी आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 17 ही शब्द हुए, है ना। तो इस कंडीशन में भी आप लोग देखेंगे, जैसे नीचे वाला प्रश्न 20 नंबर देखने को जा रहे हैं हम लोग। 20 नंबर की हर्ष के आधार पर हिंदी ध्वनियों का नाम लिखना है आपको। आ, ई, उ, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। इसमें बताइए आप कितने शब्द हो गए, है ना। यूजर सेटिस्फाई हो रहा है ना, यह सॉरी एग्जामिनर सेटिस्फाई हो रहा है, क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, बस मुझे इतना ही चाहिए, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि बलाघात क्या है, और ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कर रहे हैं आपको। बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिनमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षाकृत अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या फिर शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर और शक्तिशाली होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखना है ना, उनके नाम लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं समृद्ध स्वर की, अर्ध समृद्ध, विवृत स्वर की या अर्ध समृद्ध स्वर की। तो भैया समृद्ध स्वर की बात करेंगे तो बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ हो जाएगा। अर्ध समृद्ध स्वर की बात करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका ए और ओ हो जाएगा। विवृत स्वर की बात करेंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, और अर्ध समृद्ध स्वर की बात करेंगे तो ए और ओ हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है री स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो री या री कहते हैं तो मूर्धा यानी कंठ ताल यानी कठोर तालु से हो रहा है इसका उच्चारण। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊष्म व्यंजन क्या है, यानी ऊष्म का अर्थ होता है जैसे कि गर्म, है ना, गर्म। ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्म, यानी जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख से विभिन्न भागों से टकरा कर सांस में गर्मी पैदा कर दे उसे ऊष्म व्यंजन, यानी वह शब्द हम बोलेंगे, सॉरी वे वर्ण हम बोलेंगे जिनके उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकले, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर को परिभाषित करना है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है, यानी इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे कि आंख, माँ और गांव। हलंत से क्या अभिप्राय है आप लिखना है, जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जैसे पश्चात, परिषद, और यह रेखा हल चिन्ह कहलाते हैं, यानी हलयुक्त व्यंजन हलंत व्यंजन यानी हलंत वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि पश्चात हो गया, परिषद हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं लिखना है आपको, मैंने आपको बताया था ना, इसमें सभी सब्जेक्ट मिक्स होती हैं,
फिर मैं आपको बता दूं इसमें सभी सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। इसमें आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यहाँ पर शांति शिक्षा भी क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सामाजिक अध्ययन के भी मिलेंगे, विज्ञान, गणित, शैक्षिक प्रबंधन, आरंभिक स्तर में सभी शिक्षा सभी क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी सब्जेक्टों के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला 26 होती है। चा वर्ग की ध्वनियाँ कितनी है ना, तो चा, छा, जा, झा, इया, ये इनकी ध्वनियाँ होती हैं। बाकी गुणा करने में कौन कौन सी संक्रियाएं होती है, देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, लिखिए गुण, गुणक और गुणनफल। एक और मैथ का नीचे क्वेश्चन हो जाएगा, 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान, तो 345 में सभी अंकों का इकाई में 5 हो जाएगा, 4 का 1 40 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 300, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ना, इनका स्थानीय मान हो गया। तो आई होप इस वीडियो को भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समझा होगा, और यहाँ पे 2016 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था इसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा आपको, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बनते हैं और काफ़ी सारे प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं, इस वजह से प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करके आप लोग चला करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।